हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और साइंस की बुक का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे चलते हैं तो किस तरीके से मोशन होता है, और हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन किस पोजीशन पे हैं, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, किस मूवमेंट से मतलब किस तरीके से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है मोशन उसमें देख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ा है, बट हम लोगों ने ये नहीं पता अभी तक कि ये जो मोशन है ये होता कैसे है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज क्यों होती है, मतलब 10 मिनट पहले वो यहाँ था, 10 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएगा, तो स्पीड जो है वो क्यों बदल रही है। क्या सारे के सारे मोशंस जो होते हैं उनको किसी कॉज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई चीज़ होगी तभी मोशन होगा, या फिर वो अपने आप ही मूव करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉज, ये कॉज कैसा है। अगर हर मोशन को कॉज की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो ये जो कॉज है इसका नेचर क्या है, किस तरीके का ये कॉज है, ये सारी की सारी चीज़ें ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी सेंचुरी से, मतलब काफ़ी सदियों से ये प्रॉब्लम सबके सामने थी कि जो मोशन है, मोशन क्या है, ठीक है, और उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं क्या, ये हमारे सामने कई सदियों से थी। इट कॉजेज हेड पजल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, हर किसी को मतलब थोड़ा परेशान कर रखा था, चीज़ें चलती कैसे हैं, इनका कॉज क्या होता है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि बॉल जो है, खेलने वाली आपकी बॉल होती है, वो ग्राउंड पर मूव कर रही है व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट। मतलब आपने अगर हल्का सा अपनी बॉल को हिलाया, जो ग्राउंड पे पड़ी हुई आपकी फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, या कोई भी, आपने उसको हल्का सा पुश किया तो वो मूव करने लगती है आगे। डज नॉट मूव फॉर एवर, बट वो हमेशा के लिए तो मूव नहीं करती रहती है, वो थोड़े टाइम में रुक जाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की। मतलब हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो रेस्ट में रहे। इस बात से तो हम यही समझ में आता है कि अगर हमने पुश किया तो वो आगे जा कर के थोड़ी देर फिर से रुक गई, और हमने पुश नहीं किया तो वो वहीं की वहीं रुक आई। तो हम लोगों ने सोचते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट आराम से रेस्ट में रहना चाहता है। बट ये बिलीव जो है ना तब तक ही रहा जब तक गैलीलियो गैली और आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच दे दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था, बट फिर गैलीलियो गैली और न्यूटन ने कुछ अलग सी बात कही, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ट्रॉली को अगर आप पुश करते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है, इस पर पहिए लगे होते हैं। ड्रॉअर को आप ऐसे हाथ से खींचते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है, और आप जो हॉकी है इसकी बॉल को ऐसे स्टिक से मारते हैं तो ये आगे बढ़ती है ना। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो या तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, पुल खींचना पड़ेगा, या हिट मारना पड़ेगा, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होगा। स्टेट का मतलब वो रुका हुआ था तो चल जाएगा, चला हुआ तो रुक जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट का स्टेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, चला हुआ है, आपको उसके स्टेट को बदल देना। चल रहा है तो रोक दिया, रुका हुआ है तो चला दिया। कैसे कर सकते हैं आप, या तो पुश दे दीजिए, या पुल दे दीजिए, या हिट कर दीजिए। अब देखिए ये आता है एवरीडे, हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, हम इसमें काफ़ी सारे चेंजेस वी observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop moving object। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा जो है मेहनत लगानी पड़ती है। कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसे चलाने के लिए हमें थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, और कोई चीज़ चल रही है उसे रोकने के लिए भी हमें उसको खींचना पड़ता है ना। तो हम लोगों को मस्कुलर फोर्स, हम अपने हाथ से कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स का हम इस चीज़ के लिए सहायता ले रहे हैं। As and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion। हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ की मोशन की स्टेट को चेंज करना है तो हमें पुश करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, इनमें से कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है ना फोर्स का वो होता है पुश पर, हिट पर, या फिर पुल पर। तो अब लेट अस पॉन्डर का मतलब होता है चलिए सोचते हैं कि फोर्स क्या होती है, ये होती क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, ठीक है, किसी ने देखी नहीं है फोर्स, किसी ने टेस्ट नहीं की है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
सिर्फ और सिर्फ उसको फील कर पाते हैं, है ना। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। हम लोग देखते हैं जैसे कि कैसे हम सूंघ नहीं पाते हैं ना, मगर देख पाते हैं कि हमने धक्का दिया तो भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और वो आगे को बढ़ गया, या फिर हमने पुश किया तो आगे था तो पीछे को हो गया, है ना। तो हम इसको देख पाते हैं, या फिर हम पे पड़ रहा है तो हम इसे फील कर पाते हैं, बस यही हम कर पाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। तो आपने अर्लियर क्लासेस में जो पढ़ा था, आप फेमिलियर हैं इस फैक्ट से कि जो फोर्स है ना वो can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower। magnitude का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, धीरे चल रही है, उसका नंबर क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, चल कितनी मैग्नीट्यूड से रही है। तो मैग्नीट्यूड जो है ना, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फोर्स से हम लोग वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से वो मूव कर रही है वो उसकी वेलोसिटी होती है। तो हम लोग फोर्स लगा करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को पता है। जैसे कि स्प्रिंग है, आपका स्प्रिंग ऐसा था, आपने दोनों तरफ से खींच दिया, आपने इस पर फोर्स लगा दिया, आपने क्या कर दिया, इसको फैला दिया, है ना। बॉल को आप पिचका देते हैं तो स्प्रिंग एक्सपैंड कर जाता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और रबर की बॉल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, दब जाती है ना, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब आता है, अभी इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने देख लिया फोर्स के बारे में कि फोर्स होती क्या है, कैसे पुश पुल और हिट करके हम लोग फोर्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। अब फोर्स दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए क्या होता है, फिगर 9.3 ये देखिए, फिगर 9.3 में हमें क्या कहा जा रहा है, अगर हमने एक डब्बा है सपोज करिए, उस डब्बे में एक तरफ से हमने यहाँ से धागा बांध दिया है और एक तरफ से हमने यहाँ से धागा बांध दिया है, और इस धागे को हम कोई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक पर्सन एक्स है वो इसको इधर से खींच रहा है और एक पर्सन वाई है वो इसको इधर से खींच रहा है। अगर दोनों में बराबर बराबर ताकत होगी तो ये बॉक्स तो भाई हिलने से रहा, ये बॉक्स नहीं हिलेगा। बट अगर एक्स में ज़्यादा ताकत है, वाई से एक्स में ज़्यादा ताकत है, तो जो बॉक्स आपको पता है वो इसकी तरफ को खिंच जाएगा। बट अगर वाई में ज़्यादा ताकत है तो बॉक्स जो है इस तरफ को खिंच जाएगा। ये तो बात हम लोगों को समझ में आती है ना। तो इसमें यही है कि अगर दो स्ट्रिंग्स होते हैं, धागे एक्स और वाई में हम लोग बांध दें और फिर हम उसको खींचें तो जिसकी ज़्यादा फोर्स होगी उसकी तरफ वो मूव कर जाएगा। बट इफ़ बॉक्स इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्स से हम उसको खींचेंगे तो वो जो फोर्स हैं वो हमारी बैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगी, है ना, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, इक्वल फोर्स हो रही है दोनों तरफ, तो जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएंगी और जो बॉक्स बीच में रखा हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं रहेगा अगर फोर्स यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल उस पर बराबर लग रही है। अब हम एक सिचुएशन को और हम कंसीडर करते हैं, विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। ठीक है, इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। हमने देखा कि जिस तरफ ज़्यादा होगी उस तरफ को वो चला जाएगा। दस टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स कब है कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर फोर्स है, तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो बैलेंस हो जाएगी। बट अगर एक्स की फोर्स ज़्यादा है वाई से तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने समझ ली। What happens when some children try to push a box on a rough floor? बट एकदम अगर ये बच्चे हैं, ये बहुत ही मतलब थोड़ा बड़ा सा बॉक्स है और इसको सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ सा है, उसको हम बच्चे अगर ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज़ोर लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो मतलब स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 8th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रिक्शन जो है वो उस पर एक्ट कर रहा है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये दो बच्चे हैं, ये इस पर क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर जो ग्राउंड है ना वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो हल्के से धक्के से बच्चों के ये बॉक्स नहीं हिलेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स arises between the surface in contact, in this case between the box and the floor rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. तो बॉक्स क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि बॉक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो नीचे से लग रही है वो बैलेंस कर दे रही है। ठीक है, फिर बच्चे और तेज़ी से पुश करेंगे तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स फिर से उसको बैलेंस कर दे और वो ना हिले। फिर बच्चे और तेज़ी से पुश करेंगे तो फिर हो सकता है फिर से भी
ना हिले, बट अगर बहुत ही तेज़ उन्होंने ज़ोर से लगाया फोर्स, तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए उन बच्चों की फोर्स से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई, बच्चों की फोर्स ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी और बॉक्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा अनबैलेंस्ड फोर्स का, कि मतलब बच्चों ने फोर्स ज़्यादा लगा दी, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई तो मूव करना स्टार्ट कर दी। तो जब भी फोर्स अनबैलेंस्ड होती है ना, तब ही कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर दो फोर्स बराबर हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट या तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। और एग्जांपल के लिए जो बाइसिकल है, अगर आप उसमें पैडलिंग करते रहते हैं तो बाइसिकल आगे मूव करती रहती है, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। बट अगर आप लोग पैडल करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी पैडलिंग फोर्स ग्राउंड की फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आपकी पैडलिंग फोर्स होती है, तभी तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है जब आप साइकिल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड की जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स पुश कर रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए पैर में दर्द होता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बाइसिकल अगर आपको मूव करनी है तो आपको पेडल चलाते रहना पड़ेगा। इट दस अपीयर्स दैट ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इज मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स को आप अनबैलेंस्ड कैसे, आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आगे बढ़ना है, तो आपकी फोर्स अनबैलेंस हो गए। हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। बट अभी इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने सोचे कि भाई अनबैलेंस फोर्स थी, तो भाई सही है, चलो बढ़िया चल रहा है, बट ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही नहीं है। अब कैसे, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम यही तो समझेंगे, यही तो नई चीज़ आई थी जो जिसने सबको हिला दिया था। देखिए क्या था वो, ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन फोर्सेस pushing force or frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहा है, उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ बदल नहीं रही है। 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला था, अगले 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर चलेगा। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा जब कोई भी उस पर फोर्स, जैसे कि पुशिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। अगर पुशिंग फोर्स आपने पुश करा और फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस हो चुकी हैं, जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है ना, तो और फिर कोई इसके अलावा, एक पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा उस ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स नहीं लग रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में मूव आगे करता जाएगा। ठीक है, इफ़ अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगी, देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब बैलेंस्ड फोर्स थी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही थी और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी थी और आपने जो पुश करा है वो भी उतनी थी, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। और अगर फोर्स अनबैलेंस्ड हो गई ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग तरीके से एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड या तो कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, मगर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड डायरेक्शन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होती रहती है ना, तभी उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। However, if this force is removed completely, अगर आपने जो अनबैलेंस फोर्स लगा रखी है completely रिमूव कर देंगे तो ऑब्जेक्ट would continue to move with the velocity it has acquired till then। अगर आपने जो अनबैलेंस फोर्स लगाई थी ना, उसको आप लगाना छोड़ देंगे तो जितनी उस ऑब्जेक्ट ने स्पीड एक्वायर कर ली थी ना, वो उतने से ही हमेशा हमेशा मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, पुश फोर्स के अलावा एक बैलेंस्ड फोर्स भी चाहिए होती, एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है जो इन दोनों को अनबैलेंस कर देती है। और अगर वो अनबैलेंस फोर्स हटा देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी है, पुश फोर्स भी उतनी है, तो जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ना, वो उसी फोर्स से मूव करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा होता है। बट हमारी फोर्सेस सिर्फ ये 2 या 3 नहीं होती है, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम समझने के लिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करके जो गैलीलियो गैली थे
उन्होंने क्या करा था, ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो रिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड विद नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अगर कोई बाहरी फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रही है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव ही करता रहेगा। मतलब अगर आपने अपनी बॉल पे कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाई है, कोई भी मतलब ग्रेविटी की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव ही करता रहेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए गैलीलियो ने क्या कहा था, इसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझाया था। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टफ है बट अच्छे से समझेंगे। देखिए ये है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है। ऐसे स्लाइड्स तो आपने देखी होंगी। अगर हमने इस बॉल को यहाँ से ऐसे करके धक्का दिया है, ऐसे करके, और ये बिल्कुल स्लाइड नीचे करके जा रहा है, फिर क्या होगा, देखिए उसने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है, अगर आप लुढ़काएंगे बॉल को तो इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मार्बल फॉल हो जाएगा अंडर अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से मार्बल गिर जाएगा। बट एज इट रोल डाउन्स इट अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। बट हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक हम ये पढ़ेंगे कि जब हम लोग इसको ऊपर से डालेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब इसके पास एक ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी कि अगर एंगल बिल्कुल सेम है ना, मतलब ये देखिए ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, और देखिए ये वाला, यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके आ रहा था, ये यहाँ पहुँचा। अगर इसका और इसके आगे एक और ऐसा ही रोलर रखा हुआ है, इसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ तक आते आते इस बॉल में इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि ऐसे सीधे चढ़ जाएगा और इतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा कि जितने डिस्टेंस से यहाँ से आई थी ना, उतना ही डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। फिर वापस आएगी, फिर से इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर ये इतना ही डिस्टेंस कवर करती रहेगी, और इस तरीके से ही ये बॉल मूव करती रहेगी, अगर प्रोवाइडेड कि यहाँ का ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइंब अप एज शोन, मतलब वेलोसिटी उसकी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। मगर यहाँ देखिए, its velocity decreases when it's climb up, shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both side। गैलीलियो बट ये कहता है कि जब मार्बल जो है ना वो रिलीज़ करेंगे हम लेफ़्ट साइड से, मतलब ये वाली हम लोग लेफ़्ट साइड से जब हम मार्बल रिलीज़ करते हैं, नॉर्मली आइडल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यहाँ से गया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो है एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। बट क्या कहते हैं गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन मार्बल इज़ रिलीज फ्रॉम लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है ना, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है, ठीक है। व्हेन मार्बल रिलीज फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप टू द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज्ड, ठीक है। ऊपर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल जाएगा, जिस हाइट से इसको रिलीज़ किया गया था ना, दूसरी तरफ भी उस हाइट तक वो पहुँचेगा। इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ द बोथ प्लेन्स ऑन द साइड्स आर इक्वल, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस देन इट कवर्स इन द रोलिंग डाउन। तो मतलब ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ आने तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ऊपर तक डिस्टेंस जाएगा, अगर उसका ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब ये जो एंगल है, अगर ये सेम होगा तो अगर सेम होगा तो ऐसा करेगा। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले जो था ये ऐसे और ऐसे था, बिल्कुल बराबर थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बट अगर अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके बराबर आ रहे थे ना, अगर हम उसको ऐसे की बजाय हम उसको चेंज कर दें, ऐसे कर दें, फिर उसके बाद ऐसे कर दें, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे कर दें, तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे गैलीलियो हमें बताते हैं। अगर हम लोग ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दें ना, देन मार्बल वुड फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीच द ओरिजिनल हाइट, ठीक है। इफ़ द राइट साइड प्लेन विड अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था कि इफ़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ राइट साइड प्लेन, इधर साइड वाला, वर ग्रेजुअली डिक्रीज, हम लोग धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज करते रहेंगे, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। मतलब पहले तो अगर एंगल बराबर थे तो वो बराबर हाइट तक जा रहे थे, बट अगर हम एंगल कम कर देंगे तो फिर वो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इफ़ द राइट साइड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल प्लेन बना दें, देन द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम।
तो फिर अगर हम लोग पहले ऐसे था तो बिल्कुल जहाँ से जिस हाइट से ये पहुँचा था उस हाइट तक चला जाएगा ये। फिर अगर हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे कर दें तो यहाँ इस हाइट से चला था ना, तो ये उसको फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही हाइट तक पहुँचने के लिए जितनी हाइट से गया था। फिर एंगल अगर हम और कर दें तो फिर ये और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट अगर हम लोग बिल्कुल सीधा कर दें तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक ये इतनी हाइट अचीव ना कर ले। ऐसा गैलीलियो गैलीली ने हम लोगों को समझाया था। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इट वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, जिस हाइट से रिलीज हुआ था उतना ही चलता जाएगा। द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन द केस आर जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं हुई है। इट सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। मतलब ऊपर से गिरने के लिए तो उसको फोर्स चाहिए थी, बट ये यूनिफॉर्म मोशन है ना जिसमें वो लगातार चले जा रहा है बिना स्पीड चेंज करे। यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए मार्बल को किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस तरीके की जीरो बैलेंस फोर्स करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हम लोग की असलियत में ऐसा नहीं होता है कि बॉल ऐसे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे असलियत में, असली ज़िंदगी में ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन बहुत कुछ होता है। ये तो एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे थे जो हम लोगों ने अभी लिया है। समझ में आना बहुत मुश्किल है, वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम लोग को जो प्रैक्टिकली नहीं दिखता है ना वो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फ्रिक्शन को, ग्रेविटेशन को काउंट में नहीं लिया है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। प्रैक्टिस में तो मार्बल रुक जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन द। तो वही है कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम लोग कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट वगैरह लगा करके। तो थोड़ा बहुत हमसे एक्सपेरिमेंट शायद समझ में आ जाए। क्या था एक्सपेरिमेंट में, कुछ नहीं था, मतलब ऐसा ही है। ज़्यादा हम लोग को एक आइडियल कंडीशन की बात बताई गई है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो अगर आपने इस बॉल को यहाँ से लिया है और आपने इसको नीचे रोल कर दिया, धक्का दे दिया आपने इसे एक फोर्स लगा करके, और फिर तो ये जितनी हाइट से गई है ना ये उतनी ही हाइट तक ऊपर दोबारा पहुँचेगी। बट अगर आप एंगल, पहले इन दोनों का एंगल सेम था, बट एंगल अगर आपने नीचे कर दिया तो इस हाइट से गई थी ना, तो इसको और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सेम हाइट तक पहुंचने के लिए। फिर से आपने एंगल चेंज कर दिया तो यहाँ से आएगी फोर्स लगा करके और फिर इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये उसी हाइट तक पहुंचने के लिए बिना किसी फोर्स के। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है। और अगर आप एंगल बिल्कुल सीधा कर देंगे, अगर आप इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ये बॉल हमेशा ट्रैवल करती रहेगी जब तक ये इस हाइट को अटेन ना कर ले। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इसको फर्दर जो है स्टडी किया, गैलीलियो का ये जो आइडिया था ना फोर्स का और मोशन का, इसको 3 फंडामेंटल लॉज की हेल्प से जो है न्यूटन ने हमें अच्छे से समझाया था। गैलीलियो ने जो समझाया था वो तो नॉर्मल इंसान की समझ में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बट न्यूटन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके हम लोगों को समझाया है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले गैलीलियो ने जो बताया था ना कि बॉल इस तरीके से मूव करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइंड वे में हमें न्यूटन ने समझाया है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना वो ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रजिस्ट करता है, वो रोकता है चेंज होने से, बदलाव होने से। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, और कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। वो बदलाव को रजिस्ट करती है, बदलाव को रोकती है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है और वो सीधी लाइन में चल रहा है तो वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स क्या लग रही है? फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, मेनली फ्रिक्शन की फोर्स। जब कोई सीधी 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 चीज़ चलती है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये जो बॉल हम देख रहे थे ना मूव कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस बॉल को मूव करने से फ्रिक्शन रोक देगी ये, अनलेस इट इज़ स्टॉप्ड बाय अ फोर्स। ये चीज़ जब न्यूटन ने ऐड करी तो भाई हमें समझ में आ गया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एक फोर्स होती है जो यूनिफॉर्म मोशन को रोक देती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा यही है।
ऑल ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर बॉल चलती जा रही है ना तो वो रुकना नहीं चाहेगी, वो तो चलती ही रहना जाना चाहेगी। कोई बॉल रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहेगी। ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, जो उनका स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो उसको वैसे के वैसे रहना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं बदलाव को। इन अ क्वांटिटेटिव वे टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है अच्छे से समझेंगे। दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है ये देखिए, यहाँ से टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब आप छोड़ दीजिए, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना कि बैठे हैं तो भैया हम तो बैठे ही रहेंगे, या फिर अगर हम खेल रहे हैं तो हम खेलते ही रहेंगे, यही जो आपकी प्रॉपर्टी है ना यही इनर्शिया है। टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, मतलब आप डिस्टर्ब्ड नहीं है बिल्कुल भी, आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप क्या हैं, आप अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट हैं। टू स्टे एट रेस्ट, टेंडेंसी आपकी इच्छा होती है, आप अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट हैं, आपकी इच्छा है कि अगर आप लोग रेस्ट में है ना तो आप रेस्ट में ही रहें, और आप कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, या फिर अगर आप खेल रहे हैं ना तो आप खेलते ही रहें। ये जो आपकी टेंडेंसी है ना, ये चाहत कि अगर हम लोग रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहें, अगर आप मूव कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव ही करते रहें। यही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की। मतलब एक अगर कार है तो कार स्टॉप में है तो वो स्टॉप में रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो वो चाहेगी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर। अब आप कहेंगे क्यों चाहेगी, भाई ये साइंस है, साइंस को समझिए ज़रा। यहाँ पर अपने उल्टे सीधे लॉजिक नहीं लगाने होते हैं बट वो भी जस्टिफाई हो जाते हैं। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी जस्टिफाई हो जाएगी। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिमेन एट द सेम पोजिशन, जैसे हैं आप वैसे रहना चाहते हैं, यही क्या है, यही इनर्शिया है। दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज बाय फिजिकल फोर्स। मतलब क्या मन करता है, या तो जैसे हो वैसे ही रहो जब तक उस पर फोर्स ना लगे, तो इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंसेस हम लोगों को बताते हैं, जैसे वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मोशन। मतलब मोटर कार में, आप कार में हैं, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, वी टेंड टू रिमेन एंड रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। मतलब ब्रेक अप्लाई करे तो आपका क्या होता है, आपकी लोअर बॉडी तो आपकी कॉन्टैक्ट में थी, है ना, तो वो वैसी की वैसी रही। आपकी अपर बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में नहीं थी तो वो क्या होगी, आप पीछे को हुए, आपके ब्रेक लगे तो आप पीछे की तरफ गए, आपका पूरी बॉडी मोशन में थी, मगर एकदम से ब्रेक लगे तो आपकी अपर बॉडी ने क्या किया, वो एकदम आगे को झुक गई, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पाई जो चेंज हुआ था उसको, क्योंकि वो आगे ही बढ़ना चाह रही थी, इसलिए एकदम से धक्का लगता है। विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंस टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्योंकि हमारी बॉडी में इनर्शिया अप्लाई हो रखा था, मोशन थी ना, तो हमारी बॉडी भी मोशन में ही रहना चाह रही थी। जैसे ही ब्रेक लगा इसलिए हम लोग आगे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम स्टेट ऑफ मोशन में होती है। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैन कॉज इंजरी टू अस। हम लोगों को इंजरी हो सकती है अगर एकदम से हम ब्रेक लगा देंगे तो, है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद द पैनल्स इन द फ्रंट, मतलब आगे की तरफ हम लोग को धक्का सा लग सकता है। तो सेफ्टी बेल्ट इसलिए पहनी जाती हैं ताकि अगर एकदम से ब्रेक लगे तो दिक्कत ना हो। तो ये दिस इज़ बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन। अब हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या होते हैं कि हमारी, जैसे कि बस रुकी हुई थी, अभी हम लोगों ने ब्रेक लगने का एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी आगे झुकती है, और अगर हम लोग बैठे हुए हैं और एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग इनर्शिया में थे, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा था, बट एकदम से बस स्टार्ट हो गई तो हमारी बॉडी तो पीछे की तरफ थी ना रेस्ट में, बस आगे बढ़ गए तो हमारी बॉडी एकदम से पीछे की तरफ भाग जाती है। आर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस द मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अपोजेस द मोशन, बॉडी, आपके जो पैर हैं वो तो कॉन्टैक्ट में है बस के, बट आपकी अपर बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही है। तो मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न। एक और एग्जाम्पल, जब कार अगर शार्प टर्न लेती है, पहले आप सीधे सीधे चल रहे थे, फिर एकदम से ऐसा टर्न हुआ तो आप इस तरफ को झुक जाते हैं इनर्शिया की वजह से। होपफुली आपको यहाँ तक इतना समझ में आ चुका है। द फैक्ट दैट आवर बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है,
अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो जाती है। तो यही देखिए कैरम का आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, कैरम के ऐसे गिट्टियों को साथ में लगाइए और ये जो होता है ना क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइकर को आप ऐसे मारेंगे ना तो एक गुट्टी जो है इधर को आ जाएगी, बाकी ये सारी गुट्टी ऐसे नीचे गिर जाती हैं। तो क्या हुआ, नीचे से इसको फोर्स लगा तो ये जो रेस्ट में थी ना, तो रेस्ट में थी तो अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब रेस्ट में रहना चाह रही हैं, बट ये कैरम अगर एक गुट्टी इधर चली गई तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर चली जाएंगी। और आप अगर एक क्या करें, एक ग्लास लें, ग्लास के ऊपर आप एक थोड़ा सा गत्ता टाइप का रख दें हल्का सा, उसके ऊपर एक सिक्का रख दें और आप ऐसे अगर ढंग से मारेंगे ना, थोड़ा सही फोर्स होगा आपका, तो सिक्का नीचे चला जाएगा और आपका गत्ता आगे चला जाएगा। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। अब इनर्शिया एंड मास हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मूला, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर ज़्यादा नहीं है चैप्टर छोटा है वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें हमने देख लिया, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम, थर्ड वाला भी सिंपल सा है, इक्वल एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फिर लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30 मिनट्स हो गए हैं, चलिए एक काम करिए, ये वाला जो है ना इनर्शिया वाला जो पार्ट है, इनर्शिया मोशन, ये इनर्शिया एंड मास, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचाइए जल्दी से, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।